जहां पर इसराइल ने हमला जो किया कतर के ऊपर, तो पूरी दुनिया शशोपंज में है। अभी तक ये समझ नहीं आ रहा कि इस हमले की इजाज़त किस तरह मिल गई इसराइल को, क्योंकि कतर जो है वो अमेरिका का क्लोजेस्ट एलाई है। कतर जो है उसने अमेरिका को अपने अमेरिका के फ़ज़ाई अड्डे दिए हुए अमेरिका को, वहाँ पे अमेरिका का बहुत बड़ा एक बेड़ा है जहाज़ों का। और ईरान ने भी वहाँ पे अटैक इसीलिए किया था कि अमेरिका की जो वहाँ पे खड़े हुए थे जहाज़, उनके ऊपर अटैक किया था उन्होंने। लेकिन कतर के जो ताल्लुकात है अमेरिका के साथ, उसकी मौजूदगी में इसराइल जो ऑब्वियसली बगल बच्चा है अमेरिका का, अटैक करना इस तरह ख्वाह हमास के लिए किया, जिसके लिए भी किया, एक बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन हुई है मिडल ईस्ट के अंदर। फिर एक इंटरनेशनल सिनेरियो के अंदर हम ये भी देख रहे हैं कि हमारे बिल्कुल करीब नेपाल में जो डेवलपमेंट हुई है, तो ये इंटरनेशनल हालात जो है इस वक्त वो किस हद तक पाकिस्तान को इफेक्ट करेंगे। एक तो क्लाइमेट चेंज इफेक्ट कर रहा है पाकिस्तान को, एक ही जो नेपाल और जो मिडल ईस्ट के मामलात है, ये पाकिस्तान की डिप्लोमेसी, पाकिस्तान की स्ट्रेटजी और पाकिस्तान के लोकल अफेयर्स जो किस तरह इफेक्ट करेंगे, इस पर जरूर आज बात करेंगे। हमारे साथ सबसे पहले अहमद हसन अरबी हैं। आप मिडल ईस्ट के की मामलात को, सियासत को और बैनुल-अक़वामी मामलात को एनालाइज करते हैं। हमारे साथ राना एहसान अफजल खान, मजहर अब्बास साहब, डॉक्टर इकरामुल हक साहब भी मौजूद हैं जो हमारे मईशत और आबी अमूर को देखते हैं। अहमद हसन अरबी साहब, ये समझ नहीं आ रहा कि ये हुआ क्या, मिडल ईस्ट पे इस वक्त क्या सिचुएशन है इजराइल के कतर पे अटैक के बाद? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, मिडल ईस्ट के अंदर जो इस वक्त क्राइसिस है वो मजीद से मजीद कॉम्प्लिकेटेड होता चला जा रहा है। अमेरिका की आपने जैसे अपने इंट्रोडक्शन में भी बात की कि अमेरिका का इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अमेरिका पे इस वक्त $37 ट्रिलियन का कर्जा है। अमेरिका की इकोनॉमी को अगर आप इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट को भी पढ़ें तो वो कहते हैं कि एक डाइंग इकोनॉमी है। और इस सारी सिचुएशन में अमेरिका के अंदर इस वक्त जो एक वो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का जो स्लोगन था डोनाल्ड ट्रंप का, और जो 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 टकल कार्लसन और ये सारे जो लोग थे, जो एक पेट्रियट्स का बैंड था, जो चाहते थे कि अमेरिका अपने आप को जंगों से पुल आउट करे और अपने रिसोर्सेज को अमेरिका के अंदर लेके आए, वो एक सोच बहुत तेजी से अमेरिका में ताकत पकड़ रही थी। और इसी कॉन्टेक्स्ट में अमेरिकन गवर्नमेंट की एफर्ट थी कि वो मिडिल ईस्ट के अंदर कोई ऐसी इक्वेशन क्रिएट कर सके कि अमेरिका वहां से निकल जाए। लेकिन जिस तरह बिल क्लिंटन ने भी अभी पिछले दिनों अपने इंटरव्यू के अंदर कहा कि इस वक्त मिडिल ईस्ट के अंदर जो जंगें हो रही हैं वो सिर्फ इस वजह से हो रही हैं कि नेतन्याहू अगले 4-5 साल मजीद हुकूमत कर सके। तो इस वक्त जो इसराइल ने जेनोसाइड लॉन्च किया हुआ है गाजा के ऊपर, उसका वजन उठाना, उसका बोझ उठाना और इसराइल की हरकतों का बोझ उठाना अब मुश्किल होता जा रहा है, अमेरिका के लिए भी, यूके के लिए भी और यूरोपियन। लेकिन सर मुश्किल किस तरह होता जा रहा है? वो तो इजराइल ने तो ये क्लेम किया कि अमेरिका को बताकर अमेरिका के आशेरबाज से कतर जैसा इलाका जो कि बिल्कुल पीसफुल है, जिसका जो ना ईरान के ब्लॉक के अंदर है ना जो गजा के लोगों को सपोर्ट करता है, जो टोटल अमेरिका का अलाई है कतर, वो कतर पे अटैक जब कर दिया तो फिर आप किस तरह कह सकते हैं कि ये कोशिशें जो है? जी मैं वही आपसे अर्ज कर रहा हूं कि इस वक्त अमेरिकन व्हाइट हाउस के अंदर भी ऑफिशियल्स जो हैं वो ये बात कर रहे हैं कि इससे ज्यादा हम कंफ्यूज्ड पहले कभी नहीं रहे। अमेरिका के अंदर भी जो सारी इक्वेशन है, अभी जब ईरान के ऊपर भी इसराइल ने हमला किया तो उसने कहा कि मैंने अमेरिका से इजाजत लेके की है, और फिर उसके बाद व्हाइट हाउस का बयान आया कि हमें तो पता ही नहीं था, हमारा तो कुछ लेना देना नहीं है। इसी तरह कतर के ऊपर भी जब अटैक हुआ तो पहले कहा कि जी अमेरिका कि हमने इजाजत लेके अमेरिकन इंटेल के साथ हुआ है, फिर कहा कि ये टोटल इंडिपेंडेंट है, इसमें अमेरिकन इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ना मिलिट्री ना इंटेल। सो 3 से 4 स्टेटमेंट्स इनकी चेंज हुई हैं। जैसा मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं कि इस वक्त अमेरिका को भी जो पुश कर रहा है वो नेतन्याहू कर रहा है, और नेतन्याहू बिल्कुल बदमस्त हाथी बना हुआ है जो सारी इक्वेशन को अमेरिका के लिए भी डिस्टर्ब कर रहा है। पूरे खित्ते के अंदर, मिडिल ईस्ट के अंदर सारी सिक्योरिटी गारंटीज जो अमेरिका पिछले 10 सालों से मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज को दे रहा है और उसके अगेंस्ट ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स ले रहा है, वो सारी सिक्योरिटी जो सेटिंग है वो सारी मिडिल ईस्ट वो तबाह होगी, वो खराब होगी। तो जाहिर है अमेरिका के भी इंटरेस्ट में। मैं जरा लोगों को बता दूं, सिक्योरिटी सेटिंग से मुराद जो अहमद साहब कह रहे हैं वो ये है, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जापान को सिक्योरिटी अम्ब्रेला अमेरिका ने दिया हुआ है कि अटैक ऑन जापान विल बी एन अटैक ऑन अमेरिका, अमेरिका डिफेंड करेगा। इसे जापान की कोई आर्मी भी नहीं उस तरह की। इसी तरह कतर और सऊदी अरेबिया, इनको भी सिक्योरिटी अम्ब्रेलास दिए हुए, ऐसा ही है अहमद साहब? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। अच्छा सर, ये जो जी कंफ्यूजन जो है ना जो आप कह रहे हैं, ये बड़ी खतरनाक चीज है, क्योंकि मिडिल ईस्ट जो है वो ऑलरेडी बड़ा खतरनाक इलाका है। तो ये कंफ्यूजन अगर तो जेन्युइन है तब भी बड़ी खतरनाक बात है, और अगर अमेरिका फैला रहा है तो इसकी वजह क्या हो सकती है?
जी, दोनों उसकी वजह ये हो सकती है कि अमेरिका के अंदर एक पूरा लॉबीज का सेटअप है। देयर इज अ लॉबी विद इन अ लॉबी। अमेरिका के अंदर, जैसा मैंने कहा, बहुत पावरफुल लोग हैं इस वक्त इक्तदार में हैं जो ये चाहते हैं कि अमेरिका पुल आउट करे, यूक्रेन रशिया की जंग भी कम हो, मिडिल ईस्ट का क्राइसिस से भी अमेरिका किसी तरह निकल आए। इस वजह से नहीं कि उनका ह्यूमैनिटी का जज्बा जागा हुआ, इस वजह से कि उनके इंटरेस्ट में है अमेरिका को बचाना। दूसरी तरफ एक वो लॉबी है जिसको आप नियोकॉन्स भी कह सकते हैं या नियो कंजर्वेटिव्स कह सकते हैं, जिसको जो प्रो वॉर लॉबी है, जो चाहती है कि मजीद जंगें हों एट द एक्सपेंस ऑफ जो एक कॉमन अमेरिकन है। तो इस सारी कंफ्यूजन के अंदर एक टग ऑफ वॉर चल रही है। अहमद साहब, लोगों को जरा बताइएगा ब्रीफली कि इजराइल का क्या इन्फ्लुएंस होता है अमेरिका की किसी भी गवर्नमेंट के ऊपर? देखें, इसराइल की एक लॉबी होती है जिसको एपैक कहते हैं, जो इसराइल के लिए लॉबी करती है अमेरिका की पॉलिटिकल कॉरिडोर्स के अंदर। ठीक है। और अमेरिका का ये पिछले, जब से इसराइल की ये नापाक रियासत मार्ज़ वजूद में आई है, तब से अब तक जो इनके जो प्रेसिडेंट्स रहे हैं वो हमेशा से इसराइल की, आज तक किसी अमेरिकन प्रेसिडेंट ने इसराइल के प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट या इसराइल की गवर्नमेंट के खिलाफ इस तरीके से बात नहीं की जिस तरीके से अब की है। इनका इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा था, दे प्रैक्टिकली कंट्रोल्ड द व्हाइट हाउस। लेकिन अब वो इन्फ्लुएंस जो है उसमें फिक्शंस पैदा हो रही हैं, इख्तलाफात पैदा हो रहे हैं। ये एक पेज पे अभी अमेरिका और इसराइल भी नहीं है। इसराइल की बका को नेचुरली भी खतरा है। जो चीजें आप तक नहीं पहुंचती वो ये है कि 2% इसराइली इसराइल छोड़ के जा चुके हैं पिछले 2 सालों में, परमानेंटली छोड़ के जा चुके हैं। इसराइल के अंदर इस वक्त जो अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स पार्टी है वो नेतन्याहू को छोड़ के चली गई है। कनेसे में अच्छा अहमद साहब, एक बात बताइए कि इजराइल की टेक्नोलॉजी का हमारे लिए भी तो बड़ी अलार्मिंग फैक्टर है, क्योंकि इंडिया जो है वो इजराइल की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करता है। जिस तरह हम चाइना की इस्तेमाल करते हैं, तो इंडिया जो है वो इजराइल की करता है। तो जो इजराइल ने जो हिसाब किताब बनाया हुआ अपना कि वो कभी ईरान पे अटैक करके मार देता है टारगेट को, कभी वो कतर पे अटैक, तो ये कितना अलार्मिंग है हमारे लिए इजराइल की इस टेक्नोलॉजी का होना, और किस हद तक चांसेस है कि ये इंडिया को भी ट्रांसफर हो सकता है? आप समझते हैं कि इस वॉर के बाद 10 मई वाली अब ये पॉसिबल नहीं है इंडिया इस तरह का कोई इजरायली टेक्नोलॉजी हमारे खिलाफ इस्तेमाल करे? नहीं, देखें, इस वक्त दुनिया में 2 जिनोसिडल मीनियक्स हैं जो हुकूमत कर रहे हैं, जो एक मोदी है और एक नेतन्याहू है। आप इंटरेस्टिंग चीज ये देखेंगे कि इसराइल के साथ कोई भी मुल्क ओपनली उस तरीके से नहीं खड़ा जिस तरीके से इंडिया खड़ा है, और इस इंडिया के साथ भी ओपनली कोई मुल्क नहीं खड़ा उस तरीके से जिस तरीके से इसराइल खड़ा। तो इन दोनों को सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे का सहारा है। इनकी जो आइडियोलॉजिकल से लेकर कन्वेंशनल जो इनकी वो जो जितनी भी इनकी पावर शेयरिंग है, वेपन शेयरिंग है, टेक्नोलॉजी शेयरिंग है, वो बहुत ज्यादा है। इंडो इसराइल अलायंस डायरेक्ट थ्रेट है पूरे मुस्लिम वर्ल्ड के लिए, सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं। और ये आगे आप देखते जाएंगे कि ये आप मेरे साथ ही रहिएगा, मेरे आपसे भी नेपाल के मतलब पूछते हैं। राणा साहब, कितना मुश्किल है पाकिस्तान के लिए इस वक्त? एक तरफ हमारा दिल धड़कता है पैलेस्टाइन के लिए, एक तरफ हम खड़े हुए गजा के इशू के ऊपर, दूसरी तरफ हम अमेरिका के प्रेसिडेंट के साथ भी बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं हमारे, हम उनको नोबेल पीस प्राइज भी देना चाहते हैं, हम उनके साथ भी चलना चाहते हैं, उनसे ट्रेड भी चाहते हैं। कितना बड़ा चैलेंज है पाकिस्तान को बैलेंस करना मिडिल ईस्ट के इशू को और अपने अमेरिका के साथ ताल्लुकात को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें कामरान साहब, इसमें तो 100% क्लैरिटी है कि जो इज़राइल ने एक सोवरेन नेशन को हमला किया है और उनकी जो सोवरेनिटी को चैलेंज किया है अटैक करके, वो भी तब जब कतर जो है एक मीडिएटर का रोल अदा कर रहा था इज़राइल और हमास के दरमियान में। तो यहाँ तो बिल्कुल क्लैरिटी है, और इसमें कोई बैलेंस हमारा अमेरिकन रिलेशनशिप हो या हमारा कोई और रिलेशनशिप हो, वो इट इज़ ये चीज़ तो टोटली कंडेमेबल है। और हम तो इजराइल की जाहिरियत जो गाजा में है और जो ओवरऑल वो करता रहा है, उसको तो हम सबसे बड़े उसकी तनकीद करते रहे। लेकिन अब देखें, अब इसके रिस्पांस में, क्योंकि कतर की हिस्ट्री नहीं है कहीं भी ऑफेंस करने की, और कतर एक निगोशिएटर ही रहा है और उसने हमेशा पीस को परसू किया है, तो ये सारा इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि कतर अब किस तरीके से रिएक्ट करता है। और जीसीसी ममालिक कोई रिएक्ट नहीं करना सर, और अगर कतर ने क्या रिएक्ट करना है, कतर बेचारे ने क्या रिएक्ट करना है उसको तो डेफिनेटली फिर जिस मुल्क पे हमला हुआ है तो उसी के रिएक्शन के ऊपर फिर अब आगे हमने तो कतर के साथ जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने अमीर ऑफ कतर को भी जो है वो फ़ोन किया, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर जो उधर उनसे राब्ता भी कायम किया और कंडेम किया, और अपने तावन का भी पूरा जो है बिल्कुल ठीक है जो है गारंटी किया कि हम तावन करेंगे। तो डेफिनेटली अब ये कतर ने लीड ले, सर आपका पॉइंट आ गया, खड़े इंटरनेशनली आपका पॉइंट आ गया। बदर साहब, मिडिल ईस्ट की सिचुएशन और जो नेपाल में नौजवानों ने की है, इन दोनों को आप किस तरह देखते हैं? खासतौर पर इनका पाकिस्तान के लिए किस तरह आप इंप्लीकेशंस देखते हैं?